अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद दिशाम रिजवी आज के एक बड़े एपिसोड के साथ और बेहतरीन जानकारियों के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। जी हाँ, आपने देखा कि हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया, हिजबुल्लाह को कमज़ोर बता दिया गया, लेकिन ये सब कुछ भारतीय मीडिया की तरफ से हुआ है। कमज़ोर बताने की जो अ, बातचीत चल रही है, ये झूठ है, क्योंकि अभी जो बनाए गए हैं हसन नसरुल्लाह की जगह पर जो चीफ हैं, इनका नाम हाशिम सैफुद्दीन है। जी हाँ, ये हसन नसरुल्लाह के भतीजे हैं और 1992 में हसन नसरुल्लाह को जब चीफ बनाया गया था, उसके बाद 1994 में हसन नसरुल्लाह के बाद इनको डिप्यूटी चीफ बना दिया गया था, ताकि हिजबुल्लाह और हमास में यह होता है कि पहले से तैयारी करके रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई बात होती है तो उसके लिए फौरन ऑप्शन तैयार रहें। तो 1994 में ही इनको बना दिया गया था, ये जल्दबाजी में नहीं बने हैं। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये है कि ये बात करने में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये बातचीत करने में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये एक्शन लेने में इत्तेफाक रखते हैं। इनसे ज्यादा हसन नसरुल्लाह बातचीत पे इत्तेफाक रखते थे। उसी वजह से यूरोप और अमेरिका मिलकर के कह रहा था कि हम इजराइल से सीज फायर की बात कर रहे हैं और इजराइल के द्वारा यह माना गया है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। यह हिजबुल्लाह से कहा गया, अमेरिका द्वारा, बाइडेन द्वारा कहा गया कि हम सीज फायर करवाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक्शन में कमी की और उसके बाद उनको धोखा मिला। यूएन में जब नेतन्याहू गया तो वहां पर यह लगा कि शायद सीज फायर के ऊपर कोई डिस्कस होगा, लेकिन यह ना होते हुए सीधे हसन नसरुल्लाह पर एक्शन ले लिया गया और जिससे उनकी शहादत हो गई। इन सब मामलों में भारतीय आईटी सेल ने बड़ा मजा लिया अपने आप में। भारतीय आईटी सेल और भारतीय मीडिया ने जो कारस्तानी की है वो बिल्कुल आपराधिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। क्योंकि भारत ने जिन लोगों को आतंकवादी संगठन करार दिया है वो हैं 42 आतंकवादी संगठन। वो 42 संगठन हैं जिनको भारत द्वारा माना गया है कि ये आतंकवादी संगठन है, जिसमें हिजबुल्लाह का नाम नहीं है। वो मेरे पास लिस्ट मौजूद है, अगर कोई चाहे तो मैं दे सकता हूं और मैं यहां लगा भी दे रहा हूं। 42 है जिसमें हिजबुल्लाह का नाम नहीं है। तो फिर ये आपराधिक मामला हुआ जो लगातार भारतीय मीडिया करती जा रही है। अच्छा, अब इस मामले में अब मसला ये चल रहा है कि अब इजराइल ये कह रहा है कि नहीं, अब हम जंग को आगे बढ़ाएंगे, अब हम जंग रोकेंगे नहीं, अब हम सीज फायर नहीं करेंगे। अच्छा, ये मजे की बात है कि ये अच्छी बात है। अगर इजराइल कह रहा है कि हम जंग नहीं रोकेंगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इजराइल की रिपोर्टें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन असल मसला क्या है, ये कभी कभी किसी बातों से शो हो जाता है। कैसे शो हो जाता है? एक एक्स मोसाद चीफ ने बताया है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो फिर इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान है। मोसाद के एक्स चीफ ने कहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इजराइल के लिए बहुत मुसीबतें आने वाली हैं, क्योंकि इजराइल में सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल में मीडिया को परमिशन नहीं है कि वो अपनी बातें बाहर दिखा दे। तो वहां जो गरीबी आ रही है, वहां जो मसले मसाइल आ रहे हैं, वो बाहर नहीं दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि बैन है। अच्छा, डिफेंस ने जो इजरायली डिफेंस है उसने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि हमारे तकरीबन 60 लाख लोग घर छोड़ करके दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ा है हिजबुल्लाह की वजह से। तो आप सोचिए, अगर 60 लाख लोगों को कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है तो इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसका मतलब खौफ है, इसका मतलब मामला कुछ संगीन है। इसी वजह से 60 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़ करके, ये डिफेंस ने ट्वीट किया है और कहा है कि 60 लाख लोगों ने घर छोड़ करके दूसरी जगह बसना चाहा है, बसे हैं, क्योंकि हमला हो रहा है लगातार हिजबुल्लाह से, यानी कि खौफ बना हुआ है। जी हाँ, खौफ बना हुआ है इसी वजह से। अच्छा, 2002 में सबसे बड़ी बात, जो इतिहास नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं कि 2006 में, सॉरी 2 में नहीं, 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह से हार चुका है। हिजबुल्लाह ने 2006 में नसरुल्लाह के फोर्स ने इजराइल को लथाड़ के मारा था और भगाया था लेबनान से। जी हाँ, इजराइल हमला कर रहा था और कब्जा कर रहा था लेबनान पे, बल्कि कब्जा कर चुका था। उसके बाद नसरुल्लाह की फौज ने, हिजबुल्लाह ने इजराइल को धक्का देकर बाहर भगाया था लेबनान से। 2006 में इजराइल को शिकस्त मिल चुकी है और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जंग बहुत लंबी चली थी और जब किसी की जंग लंबी चलती है तो जाहिर है उसका नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका नुकसान होता है।
और इजराइल का नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि जंग लंबी चल रही है, और हिजबुल्लाह का नुकसान इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि कभी इजराइल हमास से लड़ रहा है, कभी हूतियों से लड़ रहा है, तो कभी हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, और कभी ईरान की तरफ मुंह कर ले रहा है। तो इजराइल के चारों तरफ लोग मौजूद हैं, तो इजराइल जाहिर सी बात है कमजोर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस वजह से अब मजे की बात आती है कि इजिप्ट ने कह दिया है कि साहब हमारा 6 बिलियन का नुकसान हुआ है, 6 बिलियन का नुकसान हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में। क्यों नुकसान हुआ है वो भी इसने बताया है। उसने बताया है कि हमारे ही रास्ते से गुजरते थे इजराइल के जो बिजनेस के उनके जहाज वगैरह होते थे, वो उसी रास्ते से निकलते थे। अब वो नहीं निकल रहे हैं। वही रास्ते थे, वही बंदरगाह थे जिनसे निकलते थे, अब वो बंदरगाह से नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से 6 बिलियन का उनका नुकसान हुआ है। तो सोचो इजराइल का कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उनका तो सारा बिजनेस ठप पड़ा है, वो बिजनेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उनका कितना बड़ा बिजनेस ठप हुआ होगा इजराइल का, ये सोचने वाली बात है। हालांकि इजराइल दिखाता नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लगातार ये डिफेंस के ट्वीट से भी पता चल रहा है, मोसाद के एक्स जो चीफ थे उनके ट्वीट से भी पता चल रहा है। और मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक ट्वीट दिखाया था जिसमें उन्होंने भी बताया था कि लगातार हम शिकस्त खाते जा रहे हैं और हम कमजोर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं बहुत बड़ी खबर पे। जी हां, उधर इराकी मलेशिया ने भी कह दिया है कि हम भी तैयार हैं लड़ने के लिए, और अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सबसे पहला जो हमला होगा वो हम यूएई पे करेंगे। इराकी मलेशिया ने यह कहा है कि हम सबसे पहला हमला यूएई पे करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यूएई ने अपना स्पेस दे रखा है इजराइल को। यूएई ने अपना स्पेस दे रखा है इजराइल को, किसके लिए? फिलिस्तीन और हूतियों के लिए, और लेबनान के लिए, और हिजबुल्लाह के लिए। इनको खत्म करने के लिए यूएई ने अपना बेस दे रखा है इजराइल को। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक मुस्लिम कंट्री इजराइल को दे रही है अपना बेस कि आप यहां से लड़ सकते हैं, नो टेंशन, मेरा बेस आप इस्तेमाल कीजिए और मुस्लिम कंट्रीज को खत्म कीजिए। तो इराकी मलेशिया ने कहा कि सबसे पहला वार अगर अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो सबसे पहला वार हम करेंगे, वो करेंगे यूएई पर, क्योंकि यहीं से हम पर हमले किए जा रहे हैं। मजे की बात और बताता हूं आपको। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने साफ तौर पे कह दिया है कि मुझे फिलिस्तीन की पर्सनली कोई परवाह नहीं है। जी हां, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि मुझे फिलिस्तीन की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मेरे कंट्री के नौजवान लोग जो हैं, मेरी कंट्री की नौजवान जनता जो है, युवा जनता जो है, वो जरूर फिलिस्तीन की बात कर रही है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता हूं। और यही वजह है कि आज पूरे दुनिया की मीडिया ये कह रही है कि भाड़ में गया ब्रदरहुड। मुस्लिम कंट्रीज को जो लोग साथ में जोड़ते थे, आज पता चल गया कि मुस्लिम कंट्रीज असल में साथ में है ही नहीं, क्योंकि इजराइल यूएई को बेस दे रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि मुझे फिलिस्तीन की कोई परवाह नहीं है। तो आप सोचिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अब लगातार जो लोग ये कह रहे थे कि ईरान हमला क्यों नहीं करता है, ईरान में लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान नुकसान उठा रहा है, लेकिन हमला क्यों नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए, ईरान का लगातार नुकसान होने के बावजूद ईरान इस वजह से डायरेक्टली हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान ने डायरेक्टली हमला कर दिया तो ये बाकी की मुस्लिम कंट्रीज ईरान पर हमलावर हो जाएंगी। हाँ, जाहिर है हमलावर हो जाएंगी, क्योंकि जब ईरान पीछे से सपोर्ट कर रहा है हिजबुल्लाह का, हमास का, हुतियों का, इनका जब जो है सपोर्ट कर रहा है, तब तो ये मुस्लिम कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी हैं। लेकिन जब ईरान मैदान में आ जाएगा लड़ने के लिए, तब सोचिए कि ये मुस्लिम कंट्रीज क्या करेंगी। सोचने वाली बात है कि मुस्लिम कंट्रीज आज किसके साथ खड़ी हैं। ये अजीब बात नहीं है कि बैतुल मुकद्दस के बारे में किसी को कोई परवाह ही नहीं है, और उनको परवाह नहीं है जो मक्का और मदीना लिए बैठे हैं, उनको परवाह नहीं है ना। ये बहुत बड़ी बात। यही नहीं, जब यूएन में एक तस्वीर के जरिए नेतन्याहू ने दिखाया कि हम कब, कहां और कैसे हमला करेंगे, तो उसने जो 2 तस्वीरें दिखाई, तो एक तस्वीर को ब्लैक कर रखा था जिसमें आता था ईरान, इराक और लेबनान, फिलिस्तीन, ये आता था, उसको ब्लैक कर रखा था। और दूसरा दिखा रखा था ग्रीन, उसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन,
ही आता था कि ये मेरे मित्र हैं, और उन्हीं मित्रों से उसी ग्रीन से एक लाल लाइन गई थी उस ब्लैक की तरफ कि इनको मारने के लिए हम इधर से, और तस्वीर के जरिए उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई देखिए हमारे साथ ये लोग हैं और इनके रास्ते से हम इन पर हमला करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि अब जब के मामला इतना पेचीदा हो चुका है तो क्या ये बयानबाजी करनी चाहिए थी? चलिए अभी तक आप खामोश बैठे थे, आप नहीं बता रहे थे कि हम किसके साथ हैं, अंदर से आप सपोर्ट कर रहे थे, ये सबको पता था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आप बयानबाजियां नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आपने बयानबाजी करके जो आपने कमजोर किया है मुस्लिम कंट्रीज को, जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, उनको आपने जो किसी तरह कमजोर किया है, वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। फैसला आप लोगों के हाथ में है। अब जैसा फैसला आप लोग जाने, आप लोग करें, अपने हिसाब से समझें। मैंने आपको रिपोर्ट दे दी है विद प्रूफ। जो और प्रूफ चाहिए तो मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, 786 0 75 75 05। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबा देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि मेरी वीडियोस पहुंच नहीं रही हैं। तो प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आपको पहुंच जाएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और हाँ, याद रखें कि भारत में 10% मुसलमान ऐसे हैं जो नसरुल्लाह की शहादत पर मिठाइयां बांट रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उनके बरगलावे में मत आना। मैं ये समझता हूं कि वो लोग शायद अनजान हैं और भारतीय मीडिया देख करके वो लोग एक्शन में इस तरह से आ रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि असलियत देखो, भारतीय मीडिया के हिसाब से मत चलो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भारत।